दोस्तों ये देख पा रहे होंगे हम बस से जो है ये रामदयाल जी है बस से प्रस्थान कर रहे हैं चित्तौड़गढ़ के लिए दोस्तों। तो ये देखिए हम लोग बैठ चुके हैं और दोस्तों अब हम चित्तौड़गढ़ आ चुके हैं। ये धर्मशाला है और इसमें ये बहुत ही प्यारा और सुंदर सा रूम नज़र आपको आ रहा होगा दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं और अब हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे दोस्तों। ये देखिए हम आपको यहाँ का नज़ारा दिखा दें। और दोस्तों ये अग्रवाल धर्मशाला है और यहाँ से दोस्तों हम जाएंगे। ये बिल्कुल किले के पास में ही है दोस्तों और यहाँ से हम तैयार हो गए हैं दोस्तों। अब हम आपको बता दें कि ये किला जो है बहुत बड़ा किला है और देश का सबसे बड़ा किलों में एक माना जाता है। ये देखिए दोस्तों अब हम यहाँ पर निकल लिए हैं। ये यहाँ से प्रवेश करेंगे दोस्तों। ये देखिए ये द्वार आ रहा है। ये देखिए यहाँ से हम प्रवेश कर रहे हैं दोस्तों। ये देखिए ये मंदिर है। तो ये देखिए रावत बाग जी का ये पाडल पुल है दोस्तों। तो इस प्रवेश द्वार से हमने प्रवेश किया। और दोस्तों अब हम आपको यहाँ पर बता दें कि हमेशा की तरह जिस तरह से हम अपने सभी ब्लॉगों में इतिहास बताते हैं, विस्तार से बताते हैं, अब दोस्तों ये 13 किलोमीटर का लंबा किला है। तो इस 13 किलोमीटर की लंबी यात्रा में हम आपको इसका इतिहास बताते रहेंगे। जैसा कि हमेशा से बताते आए हैं तो वैसे ही हमारा जो चलन है वो हम उसको बरकरार रखेंगे दोस्तों। तो चित्तौड़गढ़ का क्या इतिहास है वो जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो चित्तौड़गढ़ का इतिहास हम जाने उससे पहले आप सभी लोगों का चित्तौड़गढ़ में एक बार पुनः अपने चैनल पर्यटन ब्लॉग विद अरविंद राजपूत में स्वागत करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए आप हरियाली ही हरियाली देख पा रहे होंगे दोस्तों। इतिहासकारों के अनुसार इस किले का निर्माण मौर्य वंशीय राजा चित्रांगद मौर्य ने 7वीं शताब्दी में करवाया था और इसे अपने नाम पर चित्रकूट के रूप में बसाया दोस्तों। मेवाड़ के प्राचीन सिक्कों पर एक तरफ चित्रकूट नाम अंकित मिलता है, बाद में ये चित्तौड़ कहा जाने लगा दोस्तों। ये मेसा के पठार पर स्थित है। सन 738 राजा बप्पा रावल ने राजपूताने पर राज्य करने वाले मौर्यवंश के अंतिम शासक मानमोरी को हराकर ये किला अपने अधिकार में कर लिया। ये देखिए दोस्तों हम आगे बढ़ रहे हैं और एक और प्रवेश द्वार सा ये नज़र आ रहा होगा आपको। और यहाँ से ये देखिए तमाम सारी गाड़ियाँ चलती हैं। ये ऑटो रिक्शा भी जा रहे हैं दोस्तों, 2 व्हीलर 4 व्हीलर तमाम वाहन जा रहे हैं दोस्तों। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं, मैंने और रामदयाल जी ने ये तय किया है कि इस 13 किलोमीटर की यात्रा जो हमारी किले के अंदर होने वाली है, भैरव पुल है दोस्तों ये है। तो ये भैरव पुल आपको नज़र आ रहा हो, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दोस्तों। तो इस 13 किलोमीटर की यात्रा को हम पैदल तय करने वाले हैं। ये पठार पर है, काफ़ी ऊंचाई पर दोस्तों बना हुआ है। तो इस 13 किलोमीटर की यात्रा को हम पैदल तय करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि एक एडवेंचर सा हमारा है, काफ़ी ऊंचाई पर भी है और किले के अंदर बहुत सारे महल भी हैं, विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ है ना, म्यूजियम है, बहुत सारा कुछ है। तो इस 13 किलोमीटर की यात्रा को हम लोग पैदल चलने वाले हैं दोस्तों, है ना। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा दोस्तों, अंत तक बने रहिएगा। और कौन कौन इस किले में पहले आ चुका है वो कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि 738 में राजा बप्पा रावल ने राजपूताने पर राज्य करने वाले मौर्य वंश के अंतिम शासक को हराकर ये किला अपने अधिकार में कर लिया। ये हमने आपको बताया दोस्तों। फिर मालवा के परमार राजा मुंज ने इसे गुहिल वंशियों से छीनकर अपने राज्य में मिला लिया। इस प्रकार 9वीं से 10वीं शताब्दी में इस पर परमारों का आधिपत्य रहा दोस्तों। ये आपको मंदिर नजर आ रहा होगा, ये देखिए, है ना दोस्तों। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। गुजरात के सोलंकी राजा जयसिंह यानी सिद्धराज ने यशोवर्मन को हराकर परमारों से मालवा छीन लिया, जिसके कारण चित्तौड़गढ़ का दुर्ग भी सोलंकियों के अधिकार में आ गया दोस्तों। ये देखिए एक और आपको गेट नजर आ रहा होगा,
और यहाँ से देखिए हम आपको पैदल ही नजर आ रहे होंगे दोस्तों, है ना। चित्तौड़गढ़ का किला राजपूताने में हमेशा एक विशेष महत्व रखता है। इसे मेवाड़ के गोहिल वंशियों की पहली राजधानी के रूप में सम्मान प्राप्त है, जिसे उन्होंने मौर्य वंश के अंतिम शासक मानमोनी को हराकर अपने अधिकार में कर लिया था। यह दुर्ग अरावली की पहाड़ी पर उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई में बना है, जिसमें बीच में समतल भूमि आ जाने के कारण एक कुंड, तालाब, मंदिर, महल आदि सभी एक निश्चित निर्माण योजना के तहत समय समय पर बनते रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, अब हम अंदर प्रवेश कर लिए हैं। इसमें तमाम गेट आपको नजर आएंगे जो पोल के नाम से होंगे दोस्तों, है ना। तो ये देखिए, अब हम चलते जा रहे हैं दोस्तों। कुछ तो जलाशय हैं, वो ऐसे हैं जो निरंतर जलापूर्ति के साधन के रूप में काम आते रहे हैं। इस गढ़ के संबंध में प्रचलित एक कहावत है जो इस दुर्ग के महत्व को बताता है। गढ़ तो चित्तौड़गढ़ है और बाकी सब गढ़ैया। दोस्तों, वास्तव में इस दुर्ग का निर्माण अभी भी हमें विस्मय व रोमांच से भर देता है, लेकिन रणनीतिक दृष्टिकोण से देखने पर पता चलता है कि अपने भौगोलिक कारणों से ये दुर्ग युद्ध के लिए रणथंभौर और कुंभलगढ़ जैसे दुर्गों की तरह उपयुक्त नहीं था। निसंदेह किला सुदृढ़ था। पहाड़ी के किनारे किनारे उद्ग्र खड़े चट्टानों की पंक्ति थी, जिसके ऊपर एक ऊंचा और सुदृढ़ प्रकार बना हुआ था। साथ ही साथ दुर्ग में प्रवेश करने के लिए लगातार 7 दरवाजे कुछ अंतराल पर बनाए गए थे। जी हाँ दोस्तों, हम उन्हीं पोलों की बात कर रहे हैं जो आप देख रहे हैं, जिन्हें हम प्रवेश द्वार की बात कर रहे हैं। दोस्तों, इन सब कारणों से किले में प्रवेश कर पाना तो शत्रुओं के लिए बहुत ही मुश्किल था, परंतु ये विस्तृत मैदान के बीच एक लंबी पहाड़ी पर बना है जो अन्य पर्वत श्रेणियों से पृथक हो गया है। अतएव शत्रुओं द्वारा उसका घेरा डालकर किले में इस्तेमाल होने वाला रसद पहुंचाना सुगमता से रोक दिया जाता था। दोस्तों, ये देखिए, देवियां जो हैं वृक्षों की कटाई वो कर रही हैं ताकि वृक्षों को जो है एक स्वरूप में लाया जा सके, है ना। ये देखिए, एक और पुल आ रहा है दोस्तों, ये जोरला पुल आ रहा है ना। ये जोरला पुल है दोस्तों। इस दुर्ग का जब जब घेरा डाला गया तब तब गढ़ में भोजन सामग्री विद्यमान रहने तक ही गढ़ सुरक्षित रहा। भोजनादि सामग्री खत्म होते ही राजपूतों को विवश होकर युद्ध के लिए किले का द्वार खोल देना पड़ता था, लेकिन प्रायः शत्रुओं की बड़ी सेना की स्थिति में उन्हें हार का सामना करना पड़ता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि चित्तौड़गढ़ का राजधानी के रूप में चयन रणनीति की दृष्टि से उचित नहीं था। दोस्तों, ये देख रहे होंगे, ये लक्ष्मण पुल है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, आप यहाँ से भी प्रवेश करना पड़ेगा। ये तमाम गाड़ियाँ आपको दिखाई दे रही होंगी, 4 व्हीलर है, ऑटो रिक्शा है, और बहुत ही ज़्यादा भव्य ये किला है। तो इसका तो हम इत्मीनान से निरीक्षण कर रहे हैं, इत्मीनान से पदयात्रा कर रहे हैं दोस्तों। खैर, आगे बढ़ते हैं। और यही कारण था कि महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर को अपनी राजधानी बनाई, जो चारों तरफ पर्वतों से घिरे होने के कारण ज़्यादा सुरक्षित था। देखिए दोस्तों, तो अभी हम आपको किले की और तमाम दीवारों को भी दिखाएंगे। ये देखिए, अभी तो हम चल ही रहे हैं दोस्तों, बहुत लंबा एक किला है तो इसलिए चलते ही जा रहे हैं दोस्तों। तो अभी हमने जाना इस किले का जो इतिहास था कि किसने किससे कब्जा किया, किसने किसको हराया और किसके अधिकार में ये आया। दोस्तों, ये देखिए, तमाम आप लंगूरों को देख पा रहे होंगे, और ये दोस्तों इतना आतंक काट रखे हैं तो हमने किसी तरह यहाँ से निकल पाए हम दोस्तों। और ये देखिए, एक और प्रवेश द्वार यहाँ से आया, और यहाँ पर तमाम मंदिर बने हुए हैं दोस्तों।
और दोस्तों हम इस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं और ये देखिए स्वास्थ्य केंद्र भी नज़र आ रहा होगा आपको। दोस्तों अब हम पहुँचे हैं टिकट घर पर। दोस्तों तो हम यहाँ से टिकट लेंगे, ये देखिए, और यहाँ पर ये देखिए अब हमने यहाँ से दोस्तों टिकट लिया। तो ये टिकट ज़्यादा महंगा नहीं है दोस्तों, मात्र 40 रुपये का टिकट है। और यहाँ पर ये देखिए रामदयाल जी ने टिकट लिया, चित्तौड़गढ़ फोर्ट है ना, 40 रुपये आपको नज़र आ रहा होगा दोस्तों। और इस किले के अंदर बहुत सारी चीज़ें देखने की हैं दोस्तों, तो वो हम इत्मीनान से आपको तमाम ब्लॉग बनाएंगे, इसके कई सारे पार्ट्स बनाएंगे हमारा। ये पहला है चित्तौड़गढ़ का, ये देखिए आपको ये मैप नज़र आ रहा होगा दोस्तों। तो अभी हम कहाँ चलने वाले हैं ये आपको मालूम चलेगा कि चित्तौड़गढ़ में बहुत सारी चीज़ें दोस्तों, पद्मनी महल भी है, राजा रावल रतन सिंह का भी महल है ना, कीर्ति स्तंभ है, विजय स्तंभ है, म्यूज़ियम है ना, काली मंदिर है। जब हम दोस्तों यहाँ पर आए थे तो हम पूरा रिसर्च करके आए थे कि कहाँ कहाँ जाना है दोस्तों। ये देखिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग, इसका इतिहास यहाँ पर भी लिखा है दोस्तों। अधीक्षण पुरातत्व विभाग के जो हैं उन्होंने ये सब कुछ लिखा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, कि हर तरह का लोग यहाँ पर आकर इसको समझ सकता है। ESI की तरफ से ये पूरा लगाए गए हैं दोस्तों। तो अब हम आपको मैं फ़िलहाल तो यहाँ से दिखा दें, कितना खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों नज़र आ रहा होगा। यहाँ से ऊपर से पूरा शहर का जो नज़ारा है बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़र आ रहा है दोस्तों, अद्भुत दृश्य है दोस्तों। तो इस तरह का जो दृश्य है यहाँ से ऊपर से, कहते हैं ना, ऊपर से नीचे देखने का जो मज़ा है ना, ब्यूटीफुल, आपको ज़रूर आना चाहिए दोस्तों। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि यहाँ पर पहले कौन कौन आ चुका है और कौन कौन आ चुका है। तो क्या जो इतिहास हम आप लोगों को बता रहे हैं ये इतिहास आपको मालूम था या नहीं था, और अगर नहीं मालूम था तो भी कमेंट करके बताना कि आपको नहीं मालूम था और हमारे चैनल के माध्यम से आपको ये मालूम चल रहा है दोस्तों। ये देखिए तमाम यहाँ पर पर्यटक लोग आए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनलिटी प्रोटेक्टिव मॉन्यूमेंट है ना, जयपुर सर्कल में आता है दोस्तों। ये देखिए तोपखाना का ये नज़ारा आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर है। तो तमाम पत्थर लगे हुए हैं दोस्तों जो विशेष चीज़ों को वहाँ पर अंकित किए हुए हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है उन सब पे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, देख रहे होंगे दोस्तों। तो ये देखिए हरियाली आपको दिखाई दे रही होगी। और यहाँ से अब हम आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, और ये फ़िलहाल जा रहे हैं, ये देख रहे होंगे आप, ये दोस्तों कुंभा महल है, और हेरिटेज इज़ आवर ग्लोरी है ना। ये देखिए हमारी विरासत हमारा गौरव दोस्तों, ये कुंभा महल है। और इस कुंभा महल के इतिहास को जानने की हम कोशिश करते हैं दोस्तों। महाराणा कुंभकर्ण महाराणा मुगल के पुत्र थे और उनकी मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठे थे। उन्होंने अपने पिता के मामा रणमल राठौड़ की सहायता से शीघ्र ही अपने पिता के हथियारों से बदला लिया। इनके 3 संतानें थीं, जिसमें 2 पुत्र उदा सिंह, राणा रायमल तथा राणा की पुत्री रमाबाई यानी वागेश्वरी थी। 1437 ईस्वी में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को भी उन्होंने उसी साल सारंगपुर के पास पूरी तरह से हराया, और इस विजय के स्मारक स्वरूप चित्तौड़ का विख्यात विजय स्तंभ बनवाया। जी हाँ दोस्तों, जो विजय स्तंभ की बात यहाँ पर हो रही है, इस विजय स्तंभ को हम अपने दूसरे या तीसरे ब्लॉग में ज़रूर दिखाएंगे। वैसे हमने शॉर्ट्स इसका बनाया है विजय स्तंभ का, वो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, और कई लोगों ने अभी देख भी लिया होगा शायद। तो दोस्तों इस विजय स्तंभ का इतिहास क्या था वो हम आपको विस्तार से ज़रूर बताएंगे। दोस्तों राठौड़ों के बढ़ते प्रभाव और हस्तक्षेप से आशंकित होकर चुंडा को वापस बुलवाया गया, जिसने रणमल को मरवा दिया, और फिर कुछ समय के लिए मंडौर का राज्य भी मेवाड़ के अधिकार में आ गया। राज्यारूढ़ होने के 7 वर्षों के भीतर ही उन्होंने सारंगपुर, नागौर, नराणा, अजमेर, मंडौर, मांडलगढ़, बूंदी, खाटू, चाटूस आदि के सुदृढ़ किलों को जीत लिया, और दिल्ली के सुल्तान सैयद मोहम्मद शाह और गुजरात के सुल्तान
अहमद शाह को भी परास्त किया। उनके शत्रुओं ने अपनी पराजयों का बदला लेने का बार बार प्रयत्न किया, किंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। मालवा के सुल्तान ने 5 बार मेवाड़ पर आक्रमण किया। नागौर के स्वामी शम्स खां ने गुजरात की सहायता से स्वतंत्र होने का विफल प्रयत्न किया। यही दशा आबू के देवड़ों की भी हुई। मालवा और गुजरात के सुल्तानों ने मिलकर महाराणा पर आक्रमण किया, किंतु मुसलमानी सेनाएं फिर से परास्त हुई। महाराणा ने अन्य अनेक विजय भी प्राप्त किए। उसने जिडवाना यानी नागौर की नमक की खान से कर लिया और खंडेला, आमेर, रणथंबोर, डूंगरपुर, सिहारे आदि स्थानों को जीता। इस प्रकार से राजस्थान का अधिकांश और गुजरात, मालवा, दिल्ली के कुछ भाग जीतकर उसने मेवाड़ को महाराज्य बना दिया। किंतु महाराणा कुंभकर्ण की महत्ता विजय से अधिक उनके सांस्कृतिक कार्यों के कारण है। उन्होंने अनेक दुर्ग, मंदिर और तालाब बनवाए तथा चित्तौड़ को अनेक प्रकार से सुसंस्कृत किया। कुंभलगढ़ का प्रसिद्ध किला उनकी कृति है। बसंतपुर को उन्होंने पुनः बसाया और श्री एकलिंग के मंदिर का जीर्णोद्धार किया। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ तो संसार की अद्वितीय कृतियों में से एक है। इसके एक एक पत्थर पर उनके शिल्पानुराग, वैदुष्य और व्यक्तित्व की छाप है। अपनी पुत्री रमाबाई बागेश्वरी के विवाह स्थल के लिए चित्तौड़ दुर्ग में श्रृंगार चंवरी का निर्माण कराया तथा चित्तौड़ दुर्ग में ही विष्णु को समर्पित कुंभ श्याम जी का मंदिर का निर्माण करवाया। दोस्तों, मेवाड़ के राणा कुंभा का स्थापत्य योग स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि कुंभा ने अपने शासनकाल में अनेक दुर्गों, मंदिरों एवं विशाल राजप्रासादों का निर्माण कराया। कुंभा ने अपनी विजयों के लिए भी अनेक ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण कराया। वीर विनोद के लेखक श्यामल दत्त के अनुसार कुंभा ने कुल 32 दुर्गों का निर्माण कराया था, जिसमें कुंभलगढ़, अचलगढ़, मचान दुर्ग, भौसट दुर्ग, बसंतगढ़ आदि प्रमुख माने जाते हैं। तथा कुंभा के काल में धरण शाह नामक व्यापारी ने देपाक नामक शिल्पी के निर्देशन से रणकपुर के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। राणा कुंभा बड़े विद्यानुरागी थे। संगीत के अनेक ग्रंथों की उन्होंने खुद रचना की और चंडी शतक एवं गीत गोविंद आदि ग्रंथों की व्याख्या की। वे नाट्य शास्त्र के ज्ञाता और वीणा वादन में भी कुशल थे। कीर्ति स्तंभों की रचना पर उन्होंने स्वयं एक ग्रंथ लिखा है और मंडन आदि सूत्रधारों से शिल्प शास्त्र के ग्रंथ लिखवाए। इस महान राणा की मृत्यु अपने ही पुत्र उदय सिंह के हाथों ही। दोस्तों, ये आप किले को आपने अभी तक देखा है और यहाँ से फिलहाल आप नज़ारा देखिए, कितना सुंदर नज़ारा नज़र आ रहा होगा। दोस्तों, फिलहाल काफ़ी कुछ खंडहर सा हो गया है, टूट काफ़ी चुका है। दोस्तों, अभी अगर यहाँ की सरकारों ने इसके लिए काम किया होता तो शायद काफ़ी कुछ और भी सुंदर लग सकता था ये किला। दोस्तों, पता नहीं सरकारों ने क्यों काम नहीं कराया, मैं तो नहीं जानता उसका कारण, लेकिन कराना चाहिए था। इस प्रकार की विरासतों को हमें संजो कर रखना है, संभाल कर रखना चाहिए। दोस्तों, ये देखिए प्राचीन अरण कुंभा महल परिसर चित्तौड़गढ़। दोस्तों, तो इससे क्या है कि यहाँ पर पर्यटन और भी ज़्यादा बढ़ता और भी बाहर से लोग जो आया करते हैं। अभी फिलहाल बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है दोस्तों, लेकिन और भी ज़्यादा लोग आया करते हैं, है ना। तो दोस्तों, इस पर काम ज़रूर होना चाहिए था, ऐसा मेरा मानना है। मुझे नहीं लगता है कि सरकारों का क्या सोचना है। खैर, ये था दोस्तों हमारा आज का ब्लॉग। आशा करता हूँ दोस्तों आपको बहुत खूबसूरत ब्लॉग पसंद आया होगा। तो आप लोग ज़रूर आना यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए, फ़िलहाल हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं और खंडहर सा हो गया दोस्तों। तो
काफ़ी टूट जाने के बाद जो है हमें थोड़ा सा दुख होता है कि इस प्रकार की चीज़ों को क्यों संजो कर नहीं रखा गया है। संभालना चाहिए था दोस्तों। देखिए कितना कुछ टूट गया है ना। अब हम फिलहाल यहाँ से बाहर निकल रहे हैं और भी कई चीज़ों को दिखाएंगे दोस्तों, वो हम अगले ब्लॉग में दिखाएंगे दोस्तों। तो आप उन सभी ब्लॉगों का इंतज़ार ज़रूर करना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना दोस्तों, क्योंकि कई लोग हमारे वीडियो को देखते हैं लेकिन बेल आइकन प्रेस नहीं करते हैं। फिर कहते हैं अरविंद भाई आपका वीडियो ही नहीं मिला, और मिलता है तो 1 महीने बाद मिलता है, 10 दिन बाद मिलता है। अब वो लेट हो जाता है। कहते हैं ना, ज्यों ही हमने वीडियो डाला त्यों ही आपको वीडियो मिल जाए। इस प्रकार का आपको काम करना, तो उसके लिए करना क्या है, बेल आइकन को प्रेस करना है। जब बेल आइकन आप प्रेस कर देंगे तो आपको हमने यहाँ से डाला फटाफट आपको वहाँ मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। ये देखिए हम ऊपर से नज़र आपको दिखा दें दोस्तों, ये देखिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।